अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं जी मिस्टर ज़ीशान एजाज साहब का, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वाइस प्रेसिडेंट आई केयर एंड केपीएमजी के पार्टनर है। बड़ा डिटेल सेशन होगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकी ओवरऑल यहाँ तक जर्नी किस तरह से रही। अक्सर लोग शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं, तो क्या हर्डल्स इनको देखने को मिली। इसके बाद टैक्सेशन का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, स्पेशली स्टूडेंट्स को लेकर क्वेश्चन होंगे। और कैफ क्वालिफाई करने के बाद जब आप फर्म से अप्लाई करते हो तो आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या तरीक़ाकार होगा, पार्टनर्स अपने क्या चीज़ें देख रहे होते हैं, क्या आपको ये कंप्लीट गाइड के लिए यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर सकूँ। एंड लास्ट पे हम ये डिस्कस करेंगे, जिस तरह आई कैप की पॉलिसी है 6 महीने वाली, या क्या साल में 4 बार पेपर्स होने चाहिए कैफ के, इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन करें, तो ये सब कुछ हम इस इंटरव्यू में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you very much, Mehtab bhai. Thank you very much for inviting. I'm really honored. सर सबसे पहले तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा, अगर सक्सेस की बात करें तो अक्सर लोग कहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस की तरफ भागते हैं, तो आप इस पोजीशन तक कैसे पहुंचे? अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन शेयर करें। Mehtab, interesting question. Uh, I don't think so कि overnight success का कोई प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। ठीक है। इसके पीछे कुछ ना कुछ आपके एक्शंस होते हैं जो आपको सक्सेस या फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। उस वक्त आपको शायद उसकी आप परसीव शायद ना कर सकें उसको, लेकिन आपके कोई ना कोई पास्ट एक्शंस या अमाल ऐसे होते हैं जो आपकी फेलियर या सक्सेस की सबब बनते हैं। राइट। ऑल सेड एंड डन, मेरा जहां तक ख्याल है कि मेहनत बहुत जरूरी है। मैं इसको अपने एक उस्ताद ने मेरे एक उस्ताद ने बहुत अच्छी बात की थी, मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। ही रेफर्स टू 5 P's ऑफ अ करियर बेसिकली। उसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि देयर हैज टू बी अ पैशन फॉर समथिंग, देन ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ पर्पस बिहाइंड। ठीक है। उस सारे के साथ तो उन्होंने एक बात कही थी कि देयर हैज टू बी अ पॉजिटिविटी अंदर। ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट माइंड में तो होता है, ठीक है, पैशन भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में नेगेटिविटी आती है कि जी ये ना हो जाए तो वो ना हो जाए, एंड दुनिया वाले बहुत जालिम हैं, स्टफ लाइक दैट। ठीक है। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जो मर्जी हो जाए, अगर मेरा पैशन है और मेरे माइंड में सर्टन माइलस्टोन अचीव करना है, तो मैंने उसके लिए खुद मेहनत करनी है। सही। ठीक है। और पॉजिटिव एंगल से मेहनत करनी है। पॉजिटिव इस बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट या चैलेंज को 2 एंगल से ले सकते हैं। आप या तो उसको कंसिडर करें कि जी बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ेंगे, एक ये माइंड फ्रेम है। दूसरा ये है कि टेक इट एज अ चैलेंज एंड थिंक कि यस, व्हेन एनीबडी कैन डू दैट, तो आई कैन डू दैट। तो जब आप उसको चैलेंज लेके चलते हैं तो इफेक्टिवली पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ लेके चलते हैं। सही। जब पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ लेके चलते हैं, बिलीव मी, अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता जाता है आपके लिए। तो पॉजिटिविटी इज द की एरिया। देन ऑब्वियसली देयर हैज टू बी प्लानिंग, और अल्टीमेटली इन सब में से, क्योंकि हम सीए फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, तो इन सारों में से दुआ, प्रेयर्स। ठीक है। यानी हम पेपर देने भी जाते हैं, अल्टीमेटली जितना मर्जी पढ़ा हो, अल्टीमेटली अपने वालदेन की दुआएं होती हैं जो हमें लाइन क्रॉस करवाती हैं। सही। So I think these are the few things which have been important in my career throughout. सर एक्चुअली मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस पोजीशन तक पहुँचे, लाइक यू आर लीडिंग केपीएमजी, पार्टनर है आप, तो आपने बिल्कुल ग्रास रूट से स्टार्ट किया। तो मैं वो जर्नी जानना चाहता हूँ इसी पे। आपके जो आपने ट्रेनिंग की वो कहाँ से थी, आपकी जो स्टडीज़ थी वो आपने किस तरह से उनको मैनेज किया, फिर आपकी किस कौन कौन से स्ट्रगल्स किए और यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्योंकि काफ़ी लोगों का एम होता है कि वो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन सब लोग नहीं पहुँच पाते। सही। एक तो करियर में थ्रू आउट
थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश की कि ऑब्जेक्टिव जो सा है, आई हैव ऑलवेज ट्राइड के वेयर आई सी माई सेल्फ इन 5 years टाइम। तो जब आपके माइंड में रोड मैप आ जाता है, तो फिर वहां तक पहुंचना कैसे है, दैट्स द सेकंड स्टेप। आपको पता ही नहीं कि आपने सजे जाना है, आपने खब्बे जाना है, सीधा जाना है। सही। ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए आपने इस डायरेक्शन में जाना है। जब आपने इस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर आपने अब कैसे जाना है, यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज फॉर दैट थिंग। सो इफ यू आस्क मी, थ्रू आउट टैक्स की अगर मैं बात करूं, यानी मेरा करियर 22-23 साल इस वक्त टैक्स में है। और फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे ख्याल में शुरू के 10 साल एक एक चीज, एक एक फाइल, एक एक पेज मुझे पता होता था। सही। ठीक है। सो वो क्यों पता होता था? कि मुझे पता हो कि मैंने इस चीज पे, इसकी बैकग्राउंड क्या है, और आगे अगर कोई फैसला करना है तो मैंने क्या करना है। एक चीज उस वक्त ऑब्जेक्टिव ये था। आगे जब चला तो टीम बिल्डिंग की तरफ हम लोग जब गए, तो तब भी इस चीज का मुझे फायदा हुआ, बिकॉज आई हैड इन हैंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद दैट पर्टिकुलर बेसिस। तो मैं अपनी टीम को गाइड कर सकता था कि यार दिस इज व्हाट माय परसेप्शन इज, तो अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये होता होगा। तो नॉट ओनली कि मैं खुद एग्जीक्यूट करते वक्त मुझे बेसिक्स का पता होना चाहिए, बल्कि आगे गाइड करने के लिए मुझे बेसिक का पता होना चाहिए। मेहनत किए भी बगैर नहीं हो सकता। एज फार एज आपका जो दूसरा सवाल कि मेरी जर्नी क्या हुई, मैं एक्चुअली प्री मेडिकल का स्टूडेंट था। ठीक है। और जिस जमाने में हम लोग सीए में आए, उस जमाने में यही परसेप्शन थी कि जिसका कहीं नहीं होता था वो सीए कर लेता था। ठीक है। जब सीए में आए तो पता लगा कि सीए में भी बहुत सारे लोगों का नहीं होता था। ठीक है। एंड यूज टू बी लाइफ टाइम एक्चुअली। ठीक है। मैंने, अगर आप मेरे से पूछें, तो मैंने फेल का लफ्ज सीए में आके देखा। बट एक दफा मैं फेल हुआ। ठीक है। बट दैट केप्ट मी मोटिवेटेड कि जी अब दोबारा नहीं होना। तो अगर आप मेरी सीए की जर्नी की बात करें, तो स्टूडेंट्स के लिए अक्सर सवाल किया जाता है कि सीए पास करना मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, अगर आपके साथ दुआएं हैं, आपने मेहनत की हुई है, तो मेहनत मैंने जिस पेपर में जितनी की है, अल्लाह ताला ने मुझे रिवॉर्ड किया है, मैं पास हुआ हूं। ठीक है। अगर मैं फेल हुआ था तो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो इफेक्टिवली आई फेल्ड बिकॉज आई लैक्ड, डिड सम सेलेक्टिव स्टडीज, और वो इफेक्टिवली वो मेरे रिजल्ट को भी अफेक्ट हुआ। तो वो हुआ। उसके बाद यस, आई जॉइंट टैक्स बैक इन 2001। सिंस देन 2009 में आने के बिकेम अ पार्टनर इन केपीएमजी। यहाँ पे भी मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। टैक्स मैंने ज्वाइन जरूर किया 2001 में, बट एक चीज थी इनोवेशन की। इनोवेशन में हम लोग, मैंने थ्रू आउट ज्वाइन करने के 4-5 साल बाद हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो असाइनमेंट्स हैं उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उसके 3 साल बाद फिर आई स्टार्टेड कंसिडरिंग कि जी कॉर्पोरेट में काम किया जाए। फिर उसके 4-5 साल बाद वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द शेयर्ड सर्विसेज मॉडल, कि दुनिया में डिफरेंट ऑफिसेज को पाकिस्तान में बैठ के सर्विसेज टैक्स के परसेप्शन से कैसे किया जाए। जनरली टैक्स को कंसिडर किया जाता है कि ये जुरिस्डिक्शनल स्पेसिफिक होता है। मैं आपको बताऊं, मैं 2007 से लड़के सेकॉन्ड कर रहा हूं इन डिफरेंट कंट्रीज, और टैक्स के लड़के सेकॉन्ड कर रहा हूं। और मैंने ये मिथ जान के तोड़ने की कोशिश की थी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, हमारे टैक्सेशन लॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि मेरा जो एक 60 वाला बच्चा भी जिसका टैक्स का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं भी होता, वो दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाके कंपैरेटिवली टैक्स में अच्छा परफॉर्म करता है और कर रहा है। तो दैट हैज बीन अ जर्नी, एक ही डिपार्टमेंट में इनोवेशंस करता रहा। सही। अल्लाह का शुक्र है। यही मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें स्पेशली टैक्सेशन में, एक तो पाकिस्तान में रहते हुए आपने बता दिया कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है टैक्सेशन का, तो आप किस तरह से देखते हैं फ्यूचर? लाइक अगर हम ऑडिट फर्म्स की बात करें तो 80% लोगों को यही पता होता है कि ऑडिट डिपार्टमेंट में जाओ। तो टैक्सेशन का फ्यूचर भी बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें कंसल्टेंसी की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी टैक्स नेटवर्क बढ़ेगा,
उसमें टेक्नोलॉजी का भी आप इस क्वेश्चन में एड्रेस करें। ठीक, अच्छा, टैक्सेशन का आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। अगेन, जब मैंने टैक्स ज्वाइन किया तो जनरली इट वाज कंसिडर्ड टू बी काला पानी। पीपल, जनरल परसेप्शन, हमने भी जब आर्टिकल स्टार्ट किए तो परसेप्शन यही थी कि जी ऑडिट में जाना है। देर आर ऑब्वियसली ओवरसी आउट स्टेशन ऑडिट्स होते हैं, एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता है, एंड एट दैट एज पीपल फैंटेसाइज, हम लोग भी फैंटेसाइज करते थे, ठीक है। बट एज वी मूव ऑन, दैट्स अनदर चैलेंज आई यूज टू टेक वाज कि जी इसी टैक्स में रिसोर्सेज इतने करने हैं कि लोग खुद आए। एंड और फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ सालों बाद people started opting for the same tax function। बताने की बात होती है, बाहर से चीजें डिफरेंट लगती हैं। आपने कहा टैक्सेशन का कल्चर, मैं टैक्स कल्चर को डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, टैक्स को इटसेल्फ डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। एक है इसका कंप्लायंस का पार्ट, एक है एडवाइजरी का पार्ट। मैं आपको बताऊं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है स्ट्रक्चरिंग का पोर्शन। दैट्स एन ऑफ शूट, जनरल कंसिडर की जाती है एडवाइजरी की, बट ये एक अलग दुनिया है, ठीक है। और मैं, टैक्स एक वाहिद एरिया है जिसमें आपको इनोवेटिव और दिमाग को अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। कवानीन में राइट और रॉन्ग, व्हेन यू आर जस्टिफाइंग योर पोजीशन, यू हैव टू अप्लाई दैट थिंग। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। व्हेन इट कम्स टू कंप्लायंस, हियर यू आर सिटिंग विद द टैक्स अथॉरिटीज, आपने जस्टिफाई करना है अपना स्टांस, आपने दिमाग चलाना है। आप आगे आ जाए एडवाइजरी, ठीक है। एडवाइजरी में भी आपने सर्टन लीगल पैरामीटर्स में रहते हुए आपने ओपिनियन फॉर्म करके आपने अपने क्लाइंट को बताना है, सोल्यूशन बताना है, या जो कुछ भी बताना है, ठीक है। तीसरी जो चीज जिस पे मैं फोकस बहुत ज्यादा कर रहा हूं और जिसको मैं कहता हूं कि टैक्स में जो कल्चर जो फ्यूचर बनाना चाहता है, ही शुड वर्क ऑन दिस, इज द स्ट्रक्चरिंग पार्ट। कानून क्या कहता है उसको सामने रखते हुए, उसी पैरामीटर के रहते हुए कम अप विद सोल्यूशन जो ना आपको क्लाइंट ने बताया है, ना उसका शायद प्रेसिडेंस है। कम अप विद दी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग ऑप्शन, इनोवेटिव ऑप्शन, के कहीं भी आपके लीगल पैरामीटर्स ब्रीच ना हो, स्टिल क्लाइंट को टैक्स एफिशिएंसी भी मिल जाए और सरकार की रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंप्लायंस ऑफ अ लॉ वो भी ब्रीच ना हो। तो आई थिंक दैट्स एन एरिया जिसपे इंटरनेशनली बहुत काम हो रहा है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इतना काम नहीं हो रहा, बट मेरा जहां तक ख्याल है, यंग जनरेशन कमिंग इन एंड हैविंग एक्सेस टू द इंटरनेशनल नॉलेज बेस, दैट्स एन एरिया एवरी पर्सन जो टैक्स में फ्यूचर बनाना चाहता है वो कंप्लायंस और एडवाइजरी के बाद टैक्स स्ट्रक्चरिंग के ऊपर फोकस करे। आपने दूसरा सवाल किया टेक्नोलॉजी और हमारी फर्म, हमारा प्रोफेशन। देखें, मैंने अभी कहीं पढ़ रहा था, मैंने ये एक और जगह भी मैंने ये चीज हाईलाइट की, जनरल परसेप्शन ये है कि जी बहुत सारे प्रोफेशन खत्म हो जाएंगे टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। अगेन मैं आपको लेके जाना चाहूंगा पहली वाली बात पे, इट्स द वे टू थिंक अबाउट थिंग्स, ठीक है। देयर इज अ स्टडी कि 2065 तक सिर्फ 5% ऑफ द प्रोफेशन will be fully automated. 95% of the profession would remain the same, more or less. उनमें इनोवेशन होगी, टेक्नोलॉजी होगी, बट एट अ इनिशियल लेवल उस तरीके से होगी। और जब मैं कहता हूं, इस स्टडी से ही मैंने पढ़ा था, जब मैं कहता हूं कि जी 5% वुड बी फुली ऑटोमेटेड, उसमें भी फर्दर डिफाइन किया जाता है कि 50% ऑफ द प्रोफेशन विल बी फुली ऑटोमेटेड। यानी वो 5% में से जो प्रोफेशन होंगे वो 50% ऑटोमेट होंगे, दैट वी कॉल फुली ऑटोमेटेड। तो ह्यूमन एलिमेंट वुड रिमेन द सेम, ठीक है। तो एक तो ये चीज। दूसरी चीज, हमें ये चीज सोच लेनी चाहिए कि जहां कुछ जॉब्स रिडंडेंट होंगी वहां पे कुछ जॉब्स नई बनेंगी। तो हमें ये माइंड फ्रेम करना है कि जहां जहां हमें अपस्केल करना है आजकल की रिक्वायरमेंट पे, डाटा एनालिटिक्स, पाइथन, इस तरह की और सारी टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जहां जहां जो जो रिक्वायरमेंट्स हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, हमें उसकी रेलेवेंट अपडेट्स अपने आप को करनी है। वी डोंट वांट टू बी अ टेक्निकल गाय, वी कांट बी, ठीक है, बट हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम एग्जीक्यूट कर सकें प्रोजेक्ट्स और आज की आगे की टेक्नोलॉजी पे उस पर इंप्लीमेंटेशन कर सकें।
कमिंग टू योर द लास्ट पार्ट कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपको सीधी सी बात बताऊं, इट्स वेरी सिंपल। हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी कमिंग इन, वी सिंपली नीड टू डिवाइड इट इनटू 3 स्ट्रक्चर्स। नंबर 1, देयर वुड बी अ टीम जिनका काम प्रैक्टिकली ये होगा कि वो टेक्नोलॉजी को इनेबल करें, दे आर टेक्निकल पीपल। देयर वुड बी अनदर टीम जो रिसर्च कर रही होगी, डाटा एनालिटिक्स और इस तरीके से, कि जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को आज के दुनिया में रहने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अपस्केल कर सकती है। So that's another team. Based on the study of this, enablers would actually implement, bring in the relevant technology. Ultimately, मैंने ही उसको apply करना। So there would be 3 team players: enablers, data analytics, researchers, and the users of technology. तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। We need to enable us ourselves to use those technology. That's it. Basically. जैसे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें स्पेशली, तो ऑब्वियसली आप पार्टनर हैं, इंटरव्यूज करते होंगे जब हायरिंग होती है, तो आप क्या देख रहे होते हैं कैंडिडेट में कि जो आपके सामने प्रेजेंट हुआ है, ऑब्वियसली वो मैनेजर से भी इंटरव्यू दे के आया है, टेक्निकल एचआर से भी हुआ है, ऐसे में पार्टनर आपस में क्या देख रहे हैं? ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैं आपको बताऊं ये अक्सर किया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑब्वियसली हर एक का अपना स्टाइल होता है, हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अपना थॉट प्रोसेस शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैं स्टूडेंट में जनरली पॉजिटिविटी इज द फर्स्ट थिंग जो मैं देखता हूँ, ठीक है। इफ यू आस्क मी, मेरे जो इंटरव्यूज होते हैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं होते, ठीक है। एंड इट्स वेरी रेयर कि मैं कोई टेक्निकल क्वेश्चन करूं, वेरी रेयर। हो सकता है कभी कर लूं, बट आई बिलीव कि एट दिस लेवल विद ऑल दोज इंटरव्यूज, एचआर इंटरव्यू हो गया होता है, एक टेक्निकल इंटरव्यू हो गया होता है। अगर मेरे पास पार्टनर्स इंटरव्यू के लिए एक स्टूडेंट आया है तो टेक्निकली वो क्रॉस करके ही आया है, तो व्हाई शुड आई रिपीट दैट क्वेश्चन, ठीक। सो मेरा अपना जाती ख्याल है कि आई बिलीव नंबर 1 थिंग मैं देखता हूँ सीवी में क्या है। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स सीवी ड्राफ्टिंग में लैक करते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव वेरी टेक्नोलॉजिकल ग्रेट एक्सपीरियंसेस एंड समहाउ बैकग्राउंड आल्सो, बट समहाउ वो अपने सीवी में वो एलैबोरेट नहीं कर सकते। तो सीवी में आपकी ऐसी चीजें देखें, कैफ सब करके आ रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एफटीएस पैरामीटर के अंदर ही होता है, सही, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट मेक्स यू सेपरेट और बेटर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। तो ये आपने खुद एनालाइज करना है। क्या आप नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज में हैं, यानी एनजीओज की एक्टिविटीज में हैं? क्या आप यू आर अ गुड स्पीकर, आप इंटरनेशनल फोरम में जा चुके हुए हैं? क्या आप टेक्नोलॉजी में कुछ सर्टिफिकेशंस कर चुके हुए हैं? दीज थिंग्स शुड हाईलाइट। मैंने सीरीज देखी है, वो आखिर में नीचे करके 3 लफ्ज लिखे होते हैं, ठीक है, जो अक्सर ओवरलुक हो जाते हैं या आपको पूछना पड़ता है फॉर स्टूडेंट। तो सीवी इज अ थिंग विच रिप्रेजेंट्स यू बिफोर यू कम्स इन बिफोर एन इंटरव्यूअर, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन यू वॉक्स इन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अंग्रेजी की बात, लैंग्वेज की बात मैं करूंगा, बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप हाइब्रिड ना बने। आपको अंग्रेजी नहीं आती, फॉरगेट अबाउट दैट। उर्दू में कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, एक्सप्रेस योरसेल्फ। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की ये आती है कि वो अंग्रेजी बोलने के चक्कर में आधा तीतर आधा बटेर, दे कुडंट एक्सप्रेस देमसेल्फ, एंड वंस इट स्टार्ट्स गोइंग नेगेटिव तो सब कुछ गलत हो जाता है। सो माय एडवाइस वुड बी कि जो आपका बनता है, ठीक है, आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, यू शुड वर्क ऑन इट, बट फॉर द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव बी कॉन्फिडेंट whatever you want to say. Lastly, अगर you should convey a positive tone, यानी ऐसे सवाल कई दफा किए जाते हैं कि जी I don't want to highlight that. It shows the mind frame of a student. Organizations are there to highlight and shortlist the best resources. So you should highlight. So if you want to be that resource, you are a best resource, and that organization is also very good.
ठीक है. So effectively the overall positivity should be there. अच्छा सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और करना चाहूँगा कि अगर कैफ की बात करें, उसने कैफ क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद एक फ्री टाइम, तो आपने सीवी की बात की और उसमें आपने टेक्नोलॉजिकल कुछ सर्टिफिकेशन की भी बात की। अगर इस टाइम को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लिया जाए, और मैं लेट्स से अपनी फील्ड की बात करें, इसमें लेट्स से एक्सेल पे वर्किंग है या बाकी भी जो ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ भी होती हैं, काफ़ी फ्री रिसोर्सेज भी होते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है। बिल्कुल. तो अगर एक सीवी में लाख लोग कहते हैं कि जस्ट योर एफटीएस, योर टाइम पीरियड ये काफ़ी है, आपको आगे किसी चीज़ में प्रेफरेंस नहीं देनी, तो आप इसको क्या समझते हैं? क्या स्किल्स आपको प्रेफरेंस दे सकते हैं इंडक्शन प्रोसेस? मैंने तो आपको हाईलाइट किया. देखें, मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जिसका FTS फॉर एग्जांपल 32 है. ठीक है. और मेरे पास एक और बच्चा है जिसका FTS से 35 है फॉर एग्जांपल. ठीक है. अब उस बच्चे ने कम अटेम्प्ट्स में किया है 35 वाले ने, लेकिन एक 32 वाला बच्चा मोर स्मार्ट, प्रेजेंटेबल, उस वक्त अपने आप को कॉन्फिडेंट तरीके से डिफेंड कर सका, प्रेजेंट कर सका, और से फॉर एग्जांपल और कुछ नहीं करें, उसने IT किया या नहीं किया, उसकी रीडिंग बेस ही बहुत अच्छी है. यानी उसने, आई एम नॉट सेइंग अंग्रेजी की किताबें पढ़ी हुई हैं, उसने उर्दू की किताबें पढ़ी हुई. ठीक है. उसने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हुई हैं. ठीक है. उसने माइट बी डाटा एनालिटिक्स के ऊपर कोई स्पेशलिस्ट कोर्स किया हुआ है. ठीक है. सो मेरा जहां तक ख्याल है कि आपको, यू नीड टू, देखें, वंस यू इन आर इन अ प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंट बनने के बाद सारे बराबर हैं, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. इट्स द स्किल and your own basically base and your competency that makes you stand above the other candidates. तो आपने ये देखना है कि आजकल के जमाने में क्या काम हो रहा है. ठीक है. और कितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इश्यूज के ऊपर आप अपडेटेड हैं. यानी आपको और कुछ नहीं रीजन के टैक्सेशन का ही पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जनरल डिस्कशन के ऊपर आपने कोई सर्टिफिकेशन की हो, कोई सेशन किया हो. ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई थिंक एवरीथिंग एड्स वैल्यू. सही. अच्छा सर, अभी एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप ICAP में भी माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पे हैं। सर ये बताइएगा कि अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो वहाँ तो बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही है, साल में 3 से 4 बार चक्कर होंगे फाउंडेशन लेवल पे। तो क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में नेवियमिंग देखने को मिले कि कैफ के 2 अटेम्प्ट्स हैं, तो ये 2 से 4 हो जाएँ या 3 हो जाएँ, या इसको डिजिटल कर दिया जाए? बस मैं अब ICAP का पर्सपेक्टिव नहीं जानना चाहता, आपका पर्सनल इसमें क्या ओपिनियन? देखें, पर्सनल बेस पे तो आई वुड से कि हमारे जो रीजन में हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती जा रही हैं, इंडिया की आपने एग्जांपल दी. एक वक्त में जब रीजन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, तो इंडिया ने अपने प्रोफेशनल्स को वहां पे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया. उन्होंने थोड़ा सा, आई वुड से, कि रिलैक्स की चीजें, वीजा रिक्वायरमेंट्स और इस तरह करके, एंड दे स्टार्टेड प्रमोटिंग कि जी उनके लोग उस रीजन में जाएं, इस सेक्टर में जाएं. तो मेरा जहां तक ख्याल है, अगर आप उस एंगल से देखें कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बने, हमें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के अलावा मेरे ख्याल में अपग्रेडेशन ऑफ सिलेबस पे काम करने की जरूरत है कि दुनिया में किस तरफ रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं. आपके रीजन में टैक्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, हमें वो उसकी तरफ सोचने की जरूरत है. हमें टेक्नोलॉजिकल एंगल से सोचने की जरूरत है. हमारे लड़के इक्विप्ड हों फॉर द चैलेंजेस इन द रीजन. और मैं आपको बताऊं, यानी जनरली कहा जाता है कि जी इतने लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए. मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूं. पाकिस्तान से ये लोग जाएंगे, दे आर दी एम्बेसडर. वो लोग हायर करेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का फायदा है. लोग कहेंगे कि ये पाकिस्तानी कॉम्पिटेंट है, मैंने XYZ नेशनैलिटी के बंदे की बजाय पाकिस्तानी नेशनल रखा है बिकॉज ही इज कॉम्पिटेंट. थिंक ऑन दैट लाइन बेसिकली. बिल्कुल. अच्छा सर, इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी होगा कि एक 6 महीने वाली कंडीशन थी कि ना, वो कैफ के बाद आपके पास एक 6 मंथ्स होंगे, तो उस सिलसिले में भी वो अब जहाँ तक हमें रिस्पॉन्स आता है कि काफ़ी ज़्यादा वो बैकलॉग बन गया हुआ है. आई थिंक फर्म की इंडक्शन की वो टाइमिंग उस तरह से नहीं होती. तो भाई, डू यू बिलीव कि क्या ये कंडीशन ठीक है, ये होनी चाहिए, इसको रिमूव कर देना चाहिए? आप क्या समझते हैं? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप क्या चाहते हैं. देखिए, मैं आपको, आई विल बी वेरी ओपन. लेकिन 6 मंथ्स का रैशनल समझने की जरूरत है.
कि ये क्यों किया गया। सही। लड़के 2-2 साल इंडक्शंस के लिए नहीं जाते थे जस्ट बिकॉज कि मैंने XYZ फर्म या टॉप टियर फर्म्स में जाना है। मैं आपको बताऊं, अगर पहले इंडक्शन साइकिल में किसी बच्चे का नहीं हुआ ना, तो दूसरे में भी चांसेस ना होने के बराबर है। स्पेशली टॉप। ठीक है, हाँ, आइदर वे, ठीक है। तो अफेक्टिवली ये चीज, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी बच्चे को 6 महीने की रिस्ट्रिक्शन लग गई, उनको आर्टिकल्स की एक रिस्ट्रिक्शन आ गई, डिस्क्वालिफिकेशन का एक इशू हो जाएगा। नंबर 1, पहले तो ये कि ऑन केस टू केस बेसिस केसेस पे कंसिडर कर रहा है ICAP, तो इसमें वो एलिमेंट तो अपनी जगह नहीं है। दूसरी चीज, जहां पे बच्चे आर्टिकल्स नहीं मिल रहे, वहां पे देयर आर फर्म जिनको बच्चे नहीं मिल रहे। ठीक है, तो बच्चों को ये देखने की जरूरत है। देखें, हर बच्चा मेडिकल का किंग एडवर्ड में नहीं जाता था, देयर आर अदर मेडिकल कॉलेजेस ऑल्सो। ठीक है, सो इसी तरह CA के अंदर 1 या 2 फर्म्स में सारे बच्चे नहीं जा सकते, देयर आर अदर फर्म्स ऑल्सो, सो वी नीड टू कंसिडर इट। मैं आपको वो जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि 6 मंथ्स का, इसको नेगेटिविटी कंसिडर करने की बजाय इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि हम लोगों ने, ICAP ने एक अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों को और फर्म्स को भी कि यार इनको कंसिडर करो, बिकॉज बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो फर्म्स भी अपना इंडक्शन साइकिल जल्दी जल्दी कर रही हैं, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू गेट इन द फर्म। तो इसको उस एंगल से देखने की जरूरत है। सर थैंक यू सो मच सर, मैं आपका टाइम भी ज़्यादा दे दिया और बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। बहुत ऑनर की बात है कि आपने ज्वाइन किया सर। वंस अगेन थैंक यू सो मच। नहीं, मेहताब, थैंक यू वेरी मच। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, आपसे और दोस्तों से मिलके अच्छा लगता है, और इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि शायद आप रूटीन में कन्वे नहीं कर सकते। ठीक है, शायद 1-2 पॉइंट्स तो ऐसे हैं कि जो मैंने सोचा ही अभी है, जो आपने बात किया, कभी जिंदगी में शायद आप उस एंगल से सोचते ही नहीं है। तो आई मीन थैंक्स टू यू फॉर हाईलाइटिंग दोज पॉइंट्स, एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।